हमारी आज की वीडियो जो है वो फंडामेंटल राइट्स पे बेस्ड है। तो हम स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल राइट्स क्या है? दे आर द राइट्स विच क्रिएटेड टू सिक्योर पॉलिटिकल फ्रीडम ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है, देखिए हम ये है क्या, फंडामेंटल राइट्स वो राइट्स हैं जो एक व्यक्ति को ये अधिकार देते हैं कि वो आप उसकी पॉलिटिकल फ्रीडम की रक्षा हो सके। लाइक जो हमारा स्टेट है यानी कि हमारी जो गवर्नमेंट है, दे आर हैविंग द अनलिमिटेड पावर्स, उनके पास आर्बिट्रेरी पावर्स है, अनलिमिटेड पावर्स है। तो अगर ये फंडामेंटल राइट्स नहीं मिलेगा तो वो अपने अनलिमिटेड पावर्स का गलत इस्तेमाल करने लगेंगे। तो वो उस गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए यानी कि हर इंडिविजुअल के अधिकार को मेंटेन और बनाए रखने के लिए ये फंडामेंटल राइट्स हैं। अब हम देखते हैं कि फंडामेंटल राइट्स कैसे आई, कहां से आई, है ना। तो हम बात करें फंडामेंटल राइट्स को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? मैग्ना कार्टा हम ये समझ लें फटाफट। मैग्ना कार्टा आर द फर्स्ट रिटन डॉक्यूमेंट्स, दे आर द फर्स्ट रिटन डॉक्यूमेंट विच आर क्रिएटेड इन इंग्लैंड इन 1215, है ना। ये पहले लिखे हुए डॉक्यूमेंट्स थे जो इंग्लैंड में प्रथम बार लिखे गए थे 1215 में, जो बिल्कुल मिलते थे फंडामेंटल राइट्स से, जो रिसेंबल करते थे फंडामेंटल राइट्स से। इसीलिए इनको फंडामेंटल राइट्स को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। अब ये फंडामेंटल राइट्स जो लिए गए हैं वो कहां से? वो यूएस से लिए गए। फंडामेंटल राइट्स हमारे यूएस से लिए हैं। आप ये ध्यान रखें कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीजें जो है वो बहुत अलग अलग देशों से ली गई है, अलग अलग देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से, संविधान से ली गई है। तो जो फंडामेंटल राइट्स है वो हमारा यूएस से लिया गया है, और यूएस में इसका नाम जो है वो है बिल ऑफ राइट्स। यूएस में इसका नाम बिल ऑफ राइट्स है। नाउ अब हम बात करें इसकी, तो इसके ओरिजिन की बात अगर किया जाए तो इसको जो ड्राफ्ट किया, इसको ड्राफ्ट करने का काम किया था जवाहरलाल नेहरू ने, और ये फर्स्ट टाइम एग्जिस्टेंस में आ गई थी, यानी कि इस पर बात चलनी शुरू हो गई थी 1931 में। आप थोड़ा सा इतिहास में जाएं तो देखेंगे 1931 में जो आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो कराची सेशन हुआ था, जिसमें जो लीड किया था, जो हेड थे वो थे वल्लभ भाई पटेल, तो उन्होंने ये बात उठाई थी फंडामेंटल राइट्स के बारे में। तो पहली बार वहीं पर चर्चा हुई थी इसकी, और इसके बाद इसको ड्राफ्ट किया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और ये लिया गया यूएस से। तो आप ये सवाल आपका बन गया कि ये कहां से फंडामेंटल राइट्स आए हैं? तो यूएस से आए हैं। यूएस में इनको बिल ऑफ राइट्स बोलते हैं, और फंडामेंटल राइट्स को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। तो ये तो बात हो गई फंडामेंटल राइट्स के स्टार्टिंग की बात। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स कौन से पार्ट में पड़ता है? तो ये पड़ता है पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स पड़ता है। जस्ट रिमेंबर पार्ट 3। और आर्टिकल की बात अगर हम करें तो फंडामेंटल राइट्स को रखा गया है आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक में, आर्टिकल 12 to 35। तो ये आप ध्यान रखें कि पार्ट 4 और आर्टिकल 12 से 35 तक ये फंडामेंटल राइट्स को डिस्क्राइब किया गया है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। अब आगे अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स कितने हैं? तो पहले तो ये 7 थे, पहले ये 7 थे, और बीच में क्या हुआ कि एक फंडामेंटल राइट्स को हटा दिया गया, डिसमिस कर दिया गया, और उसको हटा करके उसको लीगल राइट्स में कन्वर्ट कर दिया गया, उसको शामिल कर दिया गया लीगल राइट्स की कैटेगरी में। यानी कि अब वो हमारा फंडामेंटल राइट्स नहीं रह गया, अब वो हमारा लीगल राइट्स हो गया। वो कौन सा फंडामेंटल राइट्स था? वो फंडामेंटल राइट्स था हमारा राइट टू प्रॉपर्टी। आप
सब जान लें कि राइट टू प्रॉपर्टी जो थी वो पहले फंडामेंटल राइट थी और बाद में इसको और क्यों चेंज किया गया। अब एक सवाल और बनता है कि कब चेंज किया गया और किस अमेंडमेंट, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो भी चेंजेस होते हैं वो अमेंडमेंट के थ्रू होते हैं, यानी कि जो चेंजेस करते हैं हम उसको हम बोलते हैं अमेंडमेंट किया गया इसमें। तो वो कौन सा अमेंडमेंट था, एक सवाल आता है कि किस अमेंडमेंट के थ्रू राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो फंडामेंटल राइट्स से हटाया गया। तो दैट इज 44th अमेंडमेंट, रिमेंबर इट, 44th अमेंडमेंट। इसीलिए मैं 2-3 बार बोल रहा हूं ताकि आप ध्यान से सुन लें, क्योंकि हो सकता है बोर्ड पे जो लिखावट है वो आपको प्रॉपर तरीके से विजिबल ना हो, तो बिल्कुल ध्यान रखें, इसलिए ध्यान से सुने और वीडियो पूरी देखें तो आपको प्रॉपर एक चेंज समझ में आएगा। तो हम बात कर रहे थे 44 अमेंडमेंट के तहत एक फंडामेंटल राइट को हटा दिया गया और वो फंडामेंटल राइट का नाम था राइट टू प्रॉपर्टी। अब राइट टू प्रॉपर्टी जो था वो हमारा फंडामेंटल राइट्स में था और जब ये लीगल राइट्स में आया तो ये हो गया, ये इसका जो आर्टिकल हो गया वो हो गया 300A। आर्टिकल 300A के अंतर्गत रखा गया राइट टू प्रॉपर्टी को, राइट टू प्रॉपर्टी को आर्टिकल 300A के तहत रखा गया। अब हम इसमें बात करेंगे आगे कि फंडामेंटल राइट्स हमारे कौन कौन से हैं, तो हम देख लें कि कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे। इस बीच में आपको ये बताता चलूं कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो एब्सोल्यूट नेचर के नहीं है, यानी कि ऐसा नहीं है कि वो हमेशा एक नागरिक को मिले रहेंगे, उसको हटाया नहीं जा सकता, ऐसा नहीं है। दे आर नॉट एब्सोल्यूट नेचर, यानी कि वो कुछ एक स्पेशल सर्कमस्टांसेस में फंडामेंटल राइट्स को हटाया भी जा सकता है, डिसमिस भी किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो इमरजेंसी, जब देश में इमरजेंसी लगती है तो फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो हमारे एबॉलिश हो जाते हैं ऑलमोस्ट। तो एक फंडामेंटल राइट था हमारा राइट टू फ्रीडम, वो राइट टू फ्रीडम हमारा एबॉलिश हो जाता है, हमें निकलने की आज़ादी नहीं होती है, हम फ्री नहीं होते हैं ना जब हमारे यहाँ इमरजेंसी लगता है। और ऐसे ही अगर प्रेसिडेंट चाहे तो हमारे सारे फंडामेंटल राइट्स को एबॉलिश कर सकता है, एक्सेप्ट वो फंडामेंटल राइट्स जो आर्टिकल 20 और 21 में आते हैं। रिमेंबर इट, आर्टिकल 20 और 21 में जो फंडामेंटल राइट्स आते हैं वो हमारे फंडामेंटल राइट जो हैं वो किसी भी इमरजेंसी में एबॉलिश नहीं होते हैं। तो हम देखें फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हैं। तो राइट टू इक्वालिटी, ये आता है आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक, आर्टिकल 14 से 18 तक। दूसरा जो आता है हमारा वो राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम। ये जो आर्टिकल, ये जो फंडामेंटल राइट है ये हमारे आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक के बीच में आता है। इसके बाद हमारा जो अगला राइट आता है वो है हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इसका जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 23 से 24, आर्टिकल 23 से 24, जस्ट रिमेंबर इट है ना, आप ध्यान दें और नोट कर सकते हैं आप। इसके बाद जो अगला हमारा राइट आता है एक्सप्लॉयटेशन के बाद, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हमें अपने धर्म को चुनने का अधिकार है, हम कोई भी धर्म मान सकते हैं। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो दैट फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है हमारा वो आर्टिकल 25 से 28 तक आता है, आर्टिकल 25 टू आर्टिकल 28। तो ये राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन हो गया। इसके बाद जो हमारा राइट्स आता है वो है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। हम बात करें कि ये राइट्स कौन से आर्टिकल, कितने आर्टिकल्स आते हैं इस राइट्स के अंतर्गत में, तो 29 to 30,
आर्टिकल 29 to 30। इसके बाद 1 2 3 4 5 हो गए, और जो छठवां आर्टिकल है वो हमारा है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, और ये है आर्टिकल 32। तो ये हमारे फंडामेंटल राइट्स है जो हमें 6 पढ़ने हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। ये 6 आर्टिकल्स हमें 6 फंडामेंटल राइट्स हमें पढ़ने हैं। और आप देख रहे हैं कि हर फंडामेंटल राइट्स में कई सारे आर्टिकल्स हैं, तो ये एक साथ एक वीडियो में इसको कवर अप करना बड़ा मुश्किल है। तो हम लोग हर फंडामेंटल राइट्स का एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे और हर फंडामेंटल राइट्स के हर आर्टिकल्स को, एक एक आर्टिकल्स को एक्सप्लेन करेंगे। अब देखिए, मैं पहले जो बात कर रहा था कि फंडामेंटल राइट का जो आर्टिकल 20 और 22 जो ये राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत आता है, यानी कि राइट टू फ्रीडम में आर्टिकल 19 से 22 तक आता है, तो 20 और 21 जो आर्टिकल है उसके अंदर कौन सा सीक्वेंसेस है, वो आर्टिकल जो है ये किसी भी इमरजेंसी में एक्सप्लॉइट नहीं होता, ये किसी भी इमरजेंसी में डिसमिस नहीं होता, ये हमें मिलता ही है ना। तो हम जब ये पूरा डिस्क्रिप्शंस डिटेल में पढ़ेंगे जब सारे राइट्स को, तो हम उसमें पूरा डिटेल से बात करेंगे। और तब तक के लिए थैंक यू एंड बी हेल्दी।